नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का आपकी अपनी हिंदी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कमलेश्वर जी के द्वारा लिखित जॉर्ज पंचम की नाक इस पाठ के पहले भाग का अध्ययन करेंगे। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थीं। अखबारों में उनके चर्चे हो रहे थे। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थीं कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और जासूस भी उनके पहले इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तान अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने वाले पान वाले कुत्तों तक की जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने वाले और उनके पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में छप गई। इस पूरे पैराग्राफ में जो है कमलेश्वर जी ने यह बताया है कि यह उस समय की बात है कि जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। अब अखबारों में उनके आने की तमाम खबरें छप रही थीं। रोज़ लंदन के अखबारों में जो सूचनाएं छापी जाती थीं, वही सूचनाएं दूसरे दिन भारत के भी अखबारों में छप जाती थीं। चूँकि रानी का जो दौरा था वह बहुत बड़ा था, वह हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर जाने वाली थी। ऐसी स्थिति में उनका दर्जी भी परेशान था कि रानी वहाँ क्या क्या पहनेंगी। और जो है ऐसा होता है कि जब भी किसी देश की महारानी या सम्राट या प्रधानमंत्री किसी देश के दौरे पर जाते हैं तो उसके पहले उसकी एक छोटी सी टीम उस दौरे का मुआयना करने के लिए जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से रानी के दौरे का मुआयना करने के लिए सेक्रेटरी और जासूस ये सभी जो है पहले से ये सभी आने वाले थे। चूँकि अब पहले की तरह राजा महाराजाओं की तरह लोग अब सेनाएं लेकर नहीं चलते थे, इसलिए अब आज के समय में फोटोग्राफरों की ही फौज जाती है। इंग्लैंड के अखबारों में की जो हेडलाइन थी वह दूसरे दिन हिंदुस्तान के अखबारों में छप जाती है कि रानी ने एक ऐसे नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है और यह करीब 400 पाउंड खर्चे का बना है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और नौकरों, बावर्चियों, खानसाहों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ भी देखने को आई। शाही महल में रहने वाले पलने वाले कुत्तों तक की जीवनियाँ भी इसमें छापी गई। इसके बाद जो है कमलेश्वर जी बताते हैं कि बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत से क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही हैं। नई दिल्ली से अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते और देखते देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी से देखा नहीं। सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया, लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ होने की उम्मीद थी, पर पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक
नहीं थी। इस पैराग्राफ में कमलेश्वर जी बताते हैं कि इस तरह से जो है रानी एलिजाबेथ के आने की भारत में जो जो भी सूचनाएं मिलती थीं उससे यह लगता था कि शंख इंग्लैंड में बज रहा है, लेकिन उसकी गूंज हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है। क्योंकि रानी जो है 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहन करके पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी, तो उसके लिए कुछ तो होना चाहिए, और ऐसा करना जो है यह किसी एक महायुद्ध से के समान था। नई दिल्ली देखते ही देखते उसकी काया पलट होने लगी, सड़कें साफ होने लगीं, इमारतें जो है रगड़ रगड़ के साफ की जाने लगीं, चारों तरफ जो है वातावरण सुंदर हो गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल थी, वह मुश्किल यह थी कि जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद भी थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक सबसे बड़ी मुसीबत थी। दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। इसके बाद कमलेश्वर जी कहते हैं कि इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े बड़े तहलके मचे, किसी वक्त आंदोलन हुए, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव भी दिए, गर्मा गर्मी बहसें भी हुई, अखबारों के पन्ने रंग गए। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है कि कुछ पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में, ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं, और जिन लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में यह हादसा हुआ, इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगाते रहे और लाट चली गई। इस पैराग्राफ में ये बताया है कि जॉर्ज पंचम की नाक की जो कहानी है वह बहुत लंबी है। नाक के लिए बड़े तहलके मचे, जगह जगह आंदोलन हुए, अखबारों के पेज रंगीन पन्नों से रंगे, बहस हुई, राजनीतिक पार्टियों में कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में आपस में बातें किए, कुछ लोग खामोश रहे, जो दोनों तरफ के लोगों को ताकत दे रहे थे। और यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कोई उनकी नाक तक पहुंच सके। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध हुआ। उसी जमाने में यह हादसा हुआ कि इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। इस तरह से प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जॉर्ज पंचम की नाक के प्रथम भाग का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।